गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छा। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स का पार्ट नंबर 8, लेसन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके बारे पहले हम लोग पार्ट 7 में, इससे पहले वाले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना कर चुके थे। ये लास्ट में बच गया था हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर या व्यापक बिंदु पर न तो अक्षीय स्थिति रहेगा और न ही निरक्षीय, इन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य पॉइंट होगा, उस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर या व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिस पर -q तथा +q आवेश है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसकी दिशा होगी, मैं मान लेता हूँ क्या P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा किधर होगी, -q से +q आवेश की ओर होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर? अब जरा देखिएगा कि ये जो हम लोगों का पॉइंट रेखा OP है, वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष AB से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर मान लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि है, तो इसे हम लोग दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक घटक P cos थीटा जो OP के अनुदिश होगा, ये दूसरे पेन से बना लेते हैं। ये कौन सा घटक है, P cos थीटा OP के अनुदिश। और दूसरा जो होगा इसका एक घटक P sin थीटा, दूसरा जो होगा P sin थीटा, ये क्या होगा, OP के लंबवत, इसको लिख दे रहे हैं OP के अनुदिश। और ये क्या है, OP के लंबवत। क्लियर? OP के लंबवत इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये वाला घटक है इसे। इसको लेते हैं, ये कौन सा घटक है, P sin थीटा। क्लियर था? अब देखिएगा इसके दो घटक हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव के दो घटक P cos थीटा और P sin थीटा। तो P cos थीटा के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और P sin थीटा के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हम मान लेते हैं P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो परपेंडिकुलर ही न लगेगा, इसको हमने मान लिया क्या है, E2। तो अब P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान निकालेंगे और P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान निकालेंगे और दोनों का मिल जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, एक परिणामी तीव्रता प्राप्त करेंगे। जो परिणामी तीव्रता को मान लेता हूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा E। कौन सा है, वेक्टर E। तो इसको ऐसे मिला देंगे
एक परिणामी तीव्रता हम लोगों का मिल जाएगा। राइट, तो चलिए जो P cos थीटा है ये OP के अनुदिश अर्थात अक्ष पे अक्षीय स्थिति में है, तो इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेगा तो कितना आएगा, लिखता हूँ E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है 2 सॉरी देखिएगा P cos थीटा अक्षीय स्थिति में है, जब अक्षीय स्थिति में रहता है तो इसके लिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको पढ़े हैं, कितना होता है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3, ये होता है 2P/R3। और निरक्षी के लिए क्या होता है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3, अक्ष पे दोगुना होता है निरक्षा। तो यहाँ पे P cos थीटा अक्ष स्थिति में है तो कितना हो जाएगा 2P cos थीटा अपान R3। अरे भाई P की प्लेस पे हम लोगों ने क्या रखेंगे, इसके कारण निकल रहा है तो P cos थीटा इसी का एक घटक है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा इसी प्रकार P sin थीटा लंबवत घटक है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P निरक्षीय स्थिति में ये तो P sin थीटा अपान कितना हो जाएगा R3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, क्योंकि E1 और E2 देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं लंबवत है, तो लिख दे रहे हैं क्योंकि E1 व E2 एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा E इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं जब दोनों दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है अंडर रूट्स E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ही होता है ना। अब देखिएगा E1 और E2 का मान रखते हैं, E1 का मान कितना है रूट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपान R3 का होल स्क्वायर प्लस E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपान R3 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R3, 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपान R3 कॉमन मिल जाएगा, वर्ग के साथ मिलेगा तो इसको बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R3 अंडर रूट्स 2 cos थीटा बचा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R3 रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R3 अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा निकल जाए कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों को मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, व्यापक बिंदु पर है। अब जरा देखेंगे ये तो व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया हम लोग
किसी भी पॉइंट पे जो थीटा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष AB से कितने कोण पे, थीटा कोण पे, जो रेखा क्या है OB। अब जरा देखेंगे कंडीशन या नोट पॉइंट लिखेंगे। यदि बिंदु P अक्षीय स्थिति में रहेगा, देखिएगा ये ऐसे है ना बिंदु P, ये अक्षीय स्थिति में आएगा कि घूमकर ऐसे आ जाएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 0। तो अक्षीय स्थिति में लिखते हैं फर्स्ट पे, यदि बिंदु P अक्षीय स्थिति में हो तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तब परिणामी तीव्रता निकालेंगे, E इज इक्वल टू कितना आएगा 1/, यहीं से ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ रूट में, देखेंगे 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0, कितना हो जाएगा cos थीटा का मान 0। तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, कितना बचेगा cos 0 का मान 1 होता है, ये कितना आ जाएगा 1 3 में गुणा हुआ तो 3 3 1 4। सॉल्व कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, तो 2p/r³। ये है किस पे अक्ष पे, लिख लेंगे अक्ष। अक्षीय स्थिति में आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही नहीं मिला था हम लोगों को। अब इसी प्रकार दूसरा नोट पॉइंट है, यदि बिंदु P निरक्षीय स्थिति में, यदि बिंदु P निरक्षीय स्थिति में, तब जरा देखेंगे निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो परिणामी तीव्रता E निरक्ष देखिएगा यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है 0। ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो एक बचेगा ना, एक का रूट निकालेंगे एक ही आएगा, कितना आ जाएगा डायरेक्ट बोल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये रहा हम लोगों का निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर इसको 5। तो समीकरण 4 और 5 से तीसरा नोट पॉइंट रख लेते हैं। समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो E अक्ष मिलेगा अपन E निरक्ष। तब उस परिस्थिति में निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होल अपान कितना मिल जाएगा मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। जरा ध्यान से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बर्बाद हो गया, r³ से r³ शहीद हो गया, p से p शहीद हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 2। तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। एक संबंध हम लोगों को प्राप्त हो गया, E अक्ष इज इक्वल टू 2 इंटू E निरक्ष। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं एक ही दूरी पर स्थित किसी वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है दोगुनी होती है, राइट। एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट नंबर 4,
ये देखिएगा, यदि परिणामी तीव्रता जो कितना, इसकी परिणामी तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के E1 के अनुदिश कितना कोण बना है, 5 कोण बना है। तो यहाँ से परिणामी तीव्रता की दिशा निकलेगी tan phi इज इक्वल्स टू, देखिएगा tan phi इक्वल्स टू लंब अपान आधार। तो लंब कितना है, E2 ना, ये वाला E2 अपान E1 इज इक्वल्स टू, E2 का मान कितना हम लोगों को मिला है, P sin थीटा, P sin थीटा 1/4 पाई के साथ है। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपान R होल अपॉन E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R। क्लियर हुआ? देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, 2 है ना, और R³ से R³ कैंसिल हो गया, क्या बचा, डायरेक्ट बता दीजिए 1/2 का sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा। ये रहा आपका परिणामी तीव्रता की दिशा। tan phi इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। यदि हमें थीटा का मान प्राप्त हो जाए तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम लोग बता सकते हैं, राइट। ये रहा आप लोगों का वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर या व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, डन। नोट्स बनाते रहिए सुंदर सुंदर को अच्छे से और मन से पढ़ाई करते रहिए। इस सत्र में आप लोगों का पूरा इंटरमीडिएट का फिजिक्स समाप्त करने वाला है, वो भी दिसंबर से पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग बनाइए। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, जो कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा, इसे एक समान रूप से और इस वैद्युत क्षेत्र को मैं मान लिया, और इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा ऐसे, वैद्युत द्विध्रुव। तो आप सभी लोगों को मालूम वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, एक पर -q आवेश होता है, तो दूसरे पॉइंट पे क्या होता है, दूसरे सिरे पर +q आवेश होता है।
तो जब वैद्युत क्षेत्र में इस पे रखेंगे तो इस वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q के कारण इस पर बल लगेगा, तो इस पे बल किधर की ओर लगेगा, इधर पे आएगा ना, क्षेत्र के दिशा में, और -Q आवेश को उतना ही परिमाण का बल लगेगा तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब आप एक फार्मूला पढ़े हैं, E = F/Q, तो यहाँ से निकालेंगे F कितना आ जाएगा, E × Q या Q × E। तो बता सकते हैं इस पॉइंट पे कितना बल लगेगा, QE के बराबर बल लगेगा, और -Q के कारण इस पॉइंट पे बल लगेगा तो इसकी विपरीत दिशा में उतना ही परिमाण का रहेगा, कितना लगेगा, QE। तो इसको यदि मैं मान लो कि इस पॉइंट पे रखा गया है, ये वैद्युत द्विध्रुव कितनी लंबाई का होता है, 2l लंबाई का, इसकी लंबाई कितनी है भाई, 2l। इसका मैं मान लिया ये मिडिल पॉइंट वो है जो इस क्षेत्र से कितना कोण पे झुका हुआ है, थीटा कोण पे रखा हुआ है। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार के बलयुग्म को हम लोग प्रत्यानयन बलयुग्म, आघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। राइट हुआ? तो मान लेंगे कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसका आघूर्ण क्या है, E। माना वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से या वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, तब आवेश Q के कारण बिंदु B पर वैद्युत लगने वाला वैद्युत बल QE जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तथा -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, बिंदु A पर वैद्युत बल की का मान QE होगा जो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। राइट? तब ये दोनों के समान परिमाण के विपरीत दिशा में बल लगते हैं, ये बल युग्म होता है, बलों का जोड़ा। तो ये क्या करेगा, घुमा करके इसको लाना चाहेगा इस दिशा, ये ऐसे, तो इस पे बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। तो बलयुग्म के आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, लिख लेंगे, बल युग्म का आघूर्ण, या ऐसे लिखेंगे, आघूर्ण = बलयुग्म का आघूर्ण बल, दोनों बलों में से एक बल आघूर्ण दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। लिख लेंगे, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, टाउ से भी नोट करते हैं। बल दोनों बलों में से एक बल लेना, कितना है, Q × E, यही ना है। क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, थोड़ा एक बार ध्यान से देखेंगे, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है, ये वाला। एक बल यहाँ पे लग रहा है, दूसरा बल यहाँ पे, इसकी लंबवत दूरी यही ना होगा, ये कितना होगा इसी को आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिएगा, जब ये थीटा माना गया तो ये भी तो थीटा है, तो एक तरीके से देखेंगे ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आप लोग कहीं बाहर ले लीजिए, यहाँ पे क्या, cos थीटा नहीं sin थीटा, sin थीटा = लंब अपान कर्ण। तो लंब कितना है, ये वाला हो जाए, इसको आप मान लीजिए C। तो क्या लिखेंगे, BC अपान AB BC का मान पता लगाना है, अपान AB का मान कितना है, 2L। तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो
कितना मिल जाएगा, BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा मिल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी वैल्यू कितना आ गया, 2L साइन थीटा। ये लंबवत दूरी है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं 2L साइन थीटा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना आ जाएगा, देखिएगा 2QL इंटू E साइन थीटा। अब आप लोग पढ़ चुके हैं 2QL इक्वल टू क्या होता है, P। तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P E साइन थीटा मिल गया। ये आपका रहा बल युग्म का आघूर्ण। यदि देखिएगा P E साइन थीटा, इसको सदिश स्वरूप में लिखना चाहेंगे, वेक्टर स्वरूप में, तो लिख देता हूं सदिश स्वरूप, क्योंकि बल आघूर्ण जो होता है सदिश स्वरूप, सदिश राशि होता है, तो इसको सदिश स्वरूप में दिखाएंगे। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, PE साइन थीटा। क्लियर। अब इसके कुछ नोट पॉइंट हैं, नोट कर लीजिएगा। पहला नोट पॉइंट है, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में स्थित, तो चेक किया जाए, यदि वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है तो इसको कैसे रखा गया हो, ऐसे स्थित हो, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो लिखते हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा में स्थित हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या मिलेगा मेरे भाई, 0 ना, ये क्या हो जाएगा 0। तो बताइए साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, साइन थीटा का मान भी 0 मिल जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तब बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू P E इंटू 0 इज इक्वल टू कितना मिल गया, तो आप लिख सकते हैं। तब वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, राइट, कोई प्रत्यानयन बल युग्म कार्य नहीं करे। कब, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाएगा तब। दूसरा नोट पॉइंट है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा गया, लंबवत रखा गया। यदि वैद्युत द्विध्रुव कैसे हो भाई, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। यदि लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में स्थित हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से साइन 90 का मान कितना होता है, 1। आप ये भी जानते हैं कि साइन 90 यानी साइन का जो मान होता है सबसे अधिकतम कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, सबसे मैक्सिमम है, तो बल युग्म का आघूर्ण भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बल युग्म का कितना काम करेगा, अधिकतम कार्य करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P E इंटू 1 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, P इंटू E। तो मैक्सिमम बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, P E के बराबर होगा। तो दिखा सकते हैं, लिख देंगे एक लाइन कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में स्थित किया गया, रखा गया हो, तो वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म का कार्य करेगा। तो एक संबंध यहाँ से प्राप्त करते हैं, टाउ मैक्स इज इक्वल टू P इंटू E, इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू निकाला जाएगा, तो टाउ मैक्स अपान E। संबंध देख रहे हैं यहाँ पे, यदि E इज इक्वल टू कितना मान लिया जाए, 1 न्यूटन
प्रति मीटर। तो यहाँ से बताएंगे बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो, वैद्युत द्विध्रुव बराबर कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स आ जाएगा। यानी कि जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में स्थित करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है वैद्युत द्विध्रुव के क्या होता है, बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हुआ? तो आप एक लाइन लिख लीजिएगा। एकांक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, समान होता है। क्लियर हो गया? तो इतना रहा हम लोगों का एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अगले टॉपिक से हम लोगों का चलेगा गॉस की प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।